हेलो नमस्कार, मैं रोहित यादव द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 यानी कि जो कक्षा 12वीं फिजिक्स का पहला अध्याय है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, उसके बारे में, उस अध्याय से जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है ना, चाहे विकल्प हो, चाहे लघुत्तरी, चाहे दीर्घोत्तरी हो, पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जो संभव नहीं है ना। तो हम बताए थे आवेश तो क्वांटीकरण में हम क्या बताए थे? Q बराबर प्लस माइनस एन। क्या बताए थे? Q बराबर प्लस माइनस एन, यानी जो हमारा n है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा हमारा? या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। ये क्या होगा? फ्रैक्शन में नहीं होगा और न ही डेसिमल में होगा, नहीं डेसिमल में होगा। ये क्या होगा? या तो प्लस में होगा फिर माइनस में होगा, है ना। तो ये क्या है हमारा? प्लस 3/2 है, क्या है? फ्रैक्शन में है, तो हमारा ये क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यानी क्या है हमारा? क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आवेश हमारा संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा में क्या दिया है? आवेशों की प्रकृति होती है, आवेशों की प्रकृति होती है, आवेशों की प्रकृति होती है योगात्मक, विकर्णात्मक, वितरण और क्रम विनिमय। हम पढ़े थे आवेश के योज्यता नियम, है ना। आवेश के योज्यता नियम में हम क्या बताए थे? किसी निकाय में उपस्थित उस निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित छोटे छोटे आवेशों के योग के बराबर होता है ना। यानी हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा, योगात्मक। ठीक है, और थर्ड में क्या दिया है? किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? मोस्ट विकल्प है ना। किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम, या फिर 1.6 × 10⁻⁻70, या फिर 1.6 × 10⁻⁻34, या फिर 1.6 × 10⁻19। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। चौथे में क्या दिया है? 8 कूलम ग्रिड आवेश में, 8 कूलम ग्रिड आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना। ऐसा विकल्प आपको एक तो देखने को मिलेगा जरूर, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने रहेगा या फिर आवेश निकालना रहेगा, है ना। इसमें क्या दिया है? 8 कूलम का मान दिया है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हम बताए थे Q बराबर क्या होता है? n ही होता है, और यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? Q/E हो जाएगा ना। अब यहाँ Q का मान कितना दिया? 8 दिया है, इसका मान कितना दिया है? 8 दिया है, और इसका मान हमको पता है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है ना। तो हम n का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा? 8/1.6 × 10⁻⁻19 है ना। अब इसमें 8 में इतने का भाग कर देंगे, 1.6 का कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। 5 अपन कितना हो जाएगा? कितना बचेगा हमारा? 9 10⁻⁻19। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻19 हमारा माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा विकल्प है धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? एक, अनंत, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा ऑप्शन? अनंत। धातु का पराविद्युतांक क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है ना। तो जो हम विकल्प लिखे हैं ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है, आप इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और छठवां में क्या है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का, विभव का, या फिर आवेश का, या फिर धारिता का? किसका होता है? आवेश का। राइट आंसर क्या है? आवेश। आवेश कैसे होगा? आवेश क्या होता है? Q/I × T होता है ना, बताए थे। और Q बराबर क्या हो जाएगा? I क्या है हमारा? धारा है, और T क्या है हमारा? समय है। आवेश बराबर हमारा क्या होता है? धारा गुणा समय होता है। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, और समय क्या है?
घंटा है यानी टी है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर घंटा या एटी है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन आवेश हो जाएगा। और साथ में क्या दिया है विद्युत आवेश का सही मात्रक। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है, बहुत ही सरल है ना। फैराडे कूलाम वोल्ट, फैराडे एम्पियर वोल्ट और कूलाम। कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, सब जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए में न्यूटन दिया है, बी में न्यूटन बटे कूलाम दिया है, सी में न्यूटन इंटू कूलाम दिया है और डी में क्या दिया है न्यूटन इंटू मीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन बटे कूलाम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ई बराबर क्या होता है हमारा न्यूटन बटे कूलाम होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है ना। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित असंरक्षित दोनों या कोई नहीं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? असंरक्षित, ठीक है ना। 10वां में वायु का परावर्तन, हम आगे देखे थे धातु का परावर्तन है ना। धातु का परावर्तन कितना बताए थे? अनंत। और वायु का परावर्तन कितना होगा? 1 होगा है ना। डाउट है मतलब रहेगा धातु का अनंत और वायु का 1। अब 11वां नंबर में क्या है? किसी आवेशित का ही क्षण, कोई आवेशित क्षण है उसको हम अनावेशित कंडक्टर के पास, यानी जो क्या है अनावेशित कंडक्टर है उसके हम पास में लाते हैं, तो चालक का पर आवेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई आवेशित क्षण है उसको हम अनावेशित चालक के पास लाएंगे तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। 12वें में क्या है? न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश होता है 1 कूलाम, स्थायिक कूलाम, माइक्रो कूलाम, इलेक्ट्रॉनिक कूलाम। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कूलाम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कूलाम क्या है? राइट ऑप्शन है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक 13वां नंबर, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, न्यूटन मीटर और मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, राइट ऑप्शन, ठीक है ना। और 14 नंबर में क्या दिया है? आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होगी? हम पहले बता दिए हैं क्या होता है? Q बराबर I into T, यानी कि I का A और T का समय का T, यानी क्या हो जाएगा? आवेश की विमा क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा, है ना। 15 में क्या दिया है? जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मान लीजिए हम क्या है किसी वस्तु को स्पर्श कराते हैं दूसरे वस्तु पर, तो उस वस्तु पर क्या, उस वस्तु का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या फिर थोड़ा बढ़ेगा घटेगा या फिर एक जैसा बना रहेगा। यदि कोई वस्तु में क्या है जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार क्या होगा? थोड़ा बढ़ सकता है या फिर थोड़ा घट सकता है, ठीक है ना। यानी सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब ये हम क्या देखें अध्याय 1 का 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, और अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। जो हमारे अध्याय 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो मोस्ट हैं उनको हम निकाले हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक व अभिन्न सूत्र लिखिए। क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? हम पहले वीडियो में बता चुके हैं क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर A इंटू 2A है ना। यानी क्या है हमारा एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, ये क्या है हमारा? आवेश के बीच की दूरी है ना, आवेश की
बीच की दूरी, और ये क्या है हमारा आवेश है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्रव्य आघूर्ण कहलाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है, लिख दिए हैं, P बराबर Q इनटू 2T 2A 2R, है ना। जो दूरी है कुछ भी होगा, चाहे 2A है चाहे 2T हो, है ना। इसमें क्या लिखा है, विद्युत द्रव्य के विद्युत द्रव्य आघूर्ण P का परिणाम किसी एक आवेश का मान तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वही बताया हम, ये फार्मूला याद रखिए। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, इसका ऐसे मात्रक कूलाम मीटर, जो विद्युत आघूर्ण है उसका मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक कूलाम मीटर, ठीक है ना। और उसका बीमी सूत्र F0L1T1A1 होता है ना। क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1, a की पावर 1 हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण का बीमा, ठीक है। आगे आवेश किसे कहते हैं, इसका प्रकार, है ना। आवेश हम बताते हैं किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण या फिर विद्युतीय गुण उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार का बताते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, है ना। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, धनात्मक क्या कहलाता है, सजातीय, और ऋणात्मक आवेश क्या कहलाता है, विजातीय, है ना। सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपल करेंगे और विजातीय आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। और आगे क्या है, सूखे बाल में कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, लेकिन यदि बाल गीले हो तो नहीं, है ना। आप जब छोटे रहते थे क्लास में तो आप लोग ये करते थे, है ना, या घरों में करते थे, ये कंघी में क्या करते थे, बाल से रगड़ते थे और बाल उसमें क्या करते थे, जमीन पे जो घास के छोटे छोटे टुकड़े थे या फिर कागज के जो टुकड़े थे उसमें क्या करते थे, पास में ले जाते थे, तो क्या करता, जो कंघा है वो क्या करता था, टुकड़ों क्या करता था, अपने ओर आकर्षित कर लेता था, है ना। ऐसा क्यों करता था, आज हम देखेंगे। सूखे बालों पर कंघी करने पर घर्षण विद्युत के कारण, है ना, आप जब कंघी को घसते हैं तो क्या करता है, उस कंघी क्या जाती है, आवेशित हो जाती है, और जिससे उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लाने पर इसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी जो कंघा है उसके क्या है, सिरा पर क्या होगा, जो हमारा घास में या फिर कागज के टुकड़ों में जो हमारा आवेश है उसके विपरीत क्या हो जाएगा, कंघा में आवेश प्रेरित हो जाएगा, तथा जो विपरीत प्रकृति के आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी जो हमारा विपरीत आवेश है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और गीले बाल स्वयं विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। ऐसा तो होता है कि हमारा क्या आकर्षण करता है, लेकिन सूखा बाल जो हमारा गीला बाल है वो क्या करता है, आकर्षण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा गीला बाल है क्या होता है, स्वयं विद्युत का सुचालक होता है, अतः आवेश एक बिंदु पर एकत्र नहीं हो पाता है ना। यदि हमारा बाल गीला है तो क्या होगा, उसमें जो हमारा आवेश है क्या होगा, एक जगह पर एकत्र नहीं हो पाएगा, जिससे कंघी अनावेशित ही रहती है तथा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है, ठीक है ना। आगे मूल आवेश मोस्ट है ना, 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एक वाक्य में पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना विद्युत आवेश पाया जाता है, एक प्रोटॉन पर जितना विद्युत आवेश पाया जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं, ठीक है ना। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। आगे 5वां प्रश्न क्या दिया है, कूलाम का नियम और सीमा। कूलाम का नियम बताते हैं, क्या होता है, F समानुपाती Q1 Q2 R², है ना। यही होता है ना कूलाम का नियम, इतना याद रखिए, बाकी लिखने के लिए तो आप लिख लेंगे।
दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश है ना, यहाँ पे गलत लिखा, लिखिए आवेश, उन दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के अनुपाती, यानी क्या है F समानुपाती Q1 Q2 है ना, ये बोल रहा है यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया F समानुपाती Q1 Q2, यानी कि जो हमारा बल है दो आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F समानुपाती R² है ना, ये हो गया इधर तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बन गया नियम ये, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब क्या देखेंगे कूलाम की सीमा, कूलाम का नियम कहां कहां लागू होगा, ठीक है ना, कब लागू होगा, ठीक है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, क्या है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है, बिंदु आवेश, वितरित आवेश के लिए क्या है मान्य नहीं होगा, सत्य नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा नियम क्या है इसका, यह नियम केवल विराम अवस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य है, यह कब एप्लीकेबल है, स्टेबल चार्ज के लिए केवल पॉसिबल है, एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और तीसरा में क्या दिया है, कूलाम का नियम केवल 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए एप्लीकेबल है, मान्य होगा, है ना। जहां पे 10⁻15 मीटर की अधिक दूरी है वहां के लिए क्या होगा, कूलाम का नियम लागू होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। 5 लघुत्तर प्रश्न जो क्या है बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय 1 का। और हम क्या देखेंगे अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो भी हमारे अध्याय 1 का मोस्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको हम लेकर आए हैं। जो कि पहला प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी कि इसमें क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा में गॉस का नियम, गॉस का नियम कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है, पूछ सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रश्न है, आपको 1 या 2 साल के अंतराल में जरूर आता ही आता है। तीसरा विद्युत बल रेखाओं के गुणों की व्याख्या कीजिए। क्या है, विद्युत बल रेखाओं की गुणों की व्याख्या करनी है। और चौथे में क्या दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण ऊर्ध्वाधर स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ऊर्ध्वाधर मतलब निरक्षीय, है ना, उसके अक्ष में नहीं, ठीक है। ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये अक्ष है, इसमें ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति, और ये हमारा क्या है, ऊपर अक्षीय स्थिति। ये क्या है हमारा अक्षीय स्थिति। तो दोस्तों ये हमारे अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम बता दिए, आप इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, जरूर आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आते हैं अब हम अगले वीडियो में बताएंगे अध्याय 14 यानी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट का टॉपिक है जो कि बहुत सारे स्कूलों में कवर नहीं कर पाते हैं। तो हम जो छूट गया है, जो स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं, उन छात्रों के लिए हम ये बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।